गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को जल्दी जल्दी रेडी कर दिया हमने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बस 2-3 minutes, we're just resetting. Good morning, Merry Christmas, everyone. Good morning, good morning, Merry Christmas, Merry Christmas. Good morning. Just 2 minutes, we're just resetting a few settings. Just give me 2 minutes, 2-3 minutes, we'll start. Okay? Good morning, Aman. Good morning. Morning, Abhay. Good governance day also. Good morning. अरे क्या बात है। गुड मॉर्निंग। Just starting in 3 4 2 3 minutes. शाम को आ जाओ। 5-5:30 आ जाओ देवांशु। 5:30 आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ देवांशु। 5:30 आ जाओ। हाँ हाँ अमन आप भी आ जाओ। मेरे को मेल कर दो विकास, आपको अलग से मैं ड्राइव पे भेज देता हूँ। तो रोहित ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, विल फिनिश इट इन 1 वीक। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, डोंट वरी। आज डिस्कस कर लेंगे। आज सिटिंग फॉर 2 hours टुडे, डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग निशिमा, मेरी क्रिसमस। Just waiting for 2-3 minutes. They're just resetting the uplink for recordings. The notes are already there for governance, IR, and social justice. They will require massive updates अभी थोड़ा सा ना। वो हायर एजुकेशन का बिल भी आ गया है। They're looking at the securities market code also. तो उसमें कुछ कुछ changes हैं. Of course. Yes, yes, yes. If you actually count the number of hours, it's exactly the same. Our duration has been lesser, but it is more or less the same. मुश्किल से 15-20 दिन का फर्क है। हाँ, एमसीए में 12 बजे है ना। मृणाल सर की है। ठीक है। देखो वैसे भी वी आर फिनिशिंग पॉलिटी दिस वीक। वन सेकेंड। हाँ कैलाश जी। ओके। नो सो इट्स गोइंग टू वर्क इन सिंक बिकॉज अब हम वो शुरू करेंगे ना, गवर्नेंस सोशल जस्टिस। तो वील डू अ डिफरेंट स्लॉट, मॉर्निंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग श्रेया। गुड मॉर्निंग।
Just give me 2 minutes. They're setting it up. Give me 2 minutes, huh? Merry Christmas, Saket. Good morning. I have to talk to you this weekend, Saket. I'll be free. Sunday को बात करेंगे पक्का. I have to see your answers also. Just 2 minutes. We'll start. Just 2 minutes. Okay. I'll check Krishna. It is pre-based. शिवांशी टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब ये है कि laws which are made by the parliament, okay, now are applicable to the entire country. Laws made by the state are within their respective state territories. Now, sometimes a law made by the state can also be applicable to people or to activities, not necessarily within the state. It depends on the relationship between the law and the subject matter. वेरी गुड. देखो भूमि, अच्छा एक बात बताओ, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस आर शॉर्टर, बिकॉज दीज आर हेवी क्लासेस, आपको रिकॉर्डिंग्स में कवर अप करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी. लाइक विद इन 30 days यू कैन एक्चुअली जस्ट, इफ यू डू 2 lectures a day, आप आराम से कर सकते हो, है ना. नितिन सिंघानिया सर की बुक बेटर है. हाँ तो 5 दिसंबर से शुरू किया और नाउ यू आर हियर. वेरी गुड. अच्छा है ना, सही बात है. वेरी गुड विनय. गिव मी 2 minutes. जैन सर की भी बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. गिव मी 2 minutes.
बस स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स सेट नाउ। ज्योग्राफी के लिए Sudarshan sir is very good for the prelims part. चलिए, आयुष विद इन अ वीक न्यू ईयर पे छोड़ देंगे आपको। आज बताता हूं कैसे। ठीक है, सो वी आर ऑन theme 9, which is largely federalism and sector state. हम लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़ रहे हैं। लेजिस्लेटिव में हमने टेरिटोरियल पढ़ लिया, सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर में हमने कुछ डॉक्ट्रिन्स थे वो खत्म कर लिए, और हमने रेसिडरी पावर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो कहानी यहां से शुरू करेंगे, ठीक है? डन, तो शुरू करते हैं। नाउ रेसिडरी का एक सिंपल मतलब होता है, सिंपल एक लाइन में मतलब होता है कि अगर कहीं पे कुछ और नहीं लिखा गया हो तो रेसिडरी पावर्स की हमको जो पावर मिलती है वो कहां से मिलती है? सबसे पहले रेसिडरी पावर्स के बारे में लिस्ट 1 में, जो यूनियन लिस्ट है, उसका जो आखिरी एंट्री है, एंट्री 97, उस एंट्री 97 में रेसिडरी पावर्स का रेफरेंस दे रखा है। रेफरेंस दे रखा है का मतलब ये होता है कि सिंपल एक भाषा में समझे कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर कहीं किसी और एरिया में, कहीं किसी और लिस्ट में नहीं लिखा हो, तो इसका मतलब वो पावर्स जो है वो डिफॉल्ट मानी जाएंगी कि वो पावर्स यूनियन के पास है। वो पावर्स हमेशा से यूनियन एक्सरसाइज करेगा जब तक उसके बारे में कुछ क्लियर कट बातें ना हो जाए। तो उसे हम रेसिडरी पावर्स कहते हैं। अब ये रेसिडरी पावर्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि आप हर कोई सब्जेक्ट मैटर तो सोच के नहीं लिख सकते। अब फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो किसी को कुछ सर पैर नहीं पता था। तो जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में किसी को सर पैर नहीं पता था, तो फिर आप उसके बारे में कहां से कर पाते, राइट? तो इसीलिए आर्टिकल 248, जिसका रेफरेंस मिलता है लिस्ट 1 एंट्री 97 में, उससे हमें रेसिडरी पावर्स मिलती। इससे ज्यादा हमें रेसिडरी पावर्स के बारे में ज्ञान खींचने की जरूरत है नहीं, ठीक है? इससे ये जरूर समझ में आता है कि हमारे जो फेडरल सेटअप है वो थोड़ा सा यूनिटरी बायस है। आर वी ओके विद दिस? यहां तक क्लियर है? पक्का? गुड, 100%, वेरी गुड। ठीक, इस रेसिडरी पावर में एक चीज और हमें याद रखनी है, वो ये रखनी है कि रेसिडरी पावर में टैक्स की पावर इंक्लूडेड नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कुछ लिखा है या कुछ नहीं लिखा है, उससे रिलेटेड टैक्सेशन की पावर्स आप अज्यूम नहीं करेंगे कि वो रेसिडरी पावर है। तो रेसिडरी पावर्स आर जनरली अंडरस्टूड टू बी नॉन टैक्सेशन पावर्स, नॉन फाइनेंशियल पर से इन द नेचर ऑफ इट ऑल। ठीक है, ये समझ आ गया? ये क्लियर है?
ठीक, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब तक जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि लिस्ट को कैसे मैनेज करना है। नाउ वी मूव टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिपग्नेंसी। ये आपको आर्टिकल 254 में देखने को मिलती है। ठीक है, रिपग्नेंसी का मतलब हुआ कि कोई कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ लिखा है और उसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट कैसे बैलेंस होगी। कहानी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर से एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, अब इस बार के विंटर सेशन में आपने देखा ना, दे आर ब्रिंगिंग अ न्यू एजुकेशन कमीशन बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। तो वो यूनियन लिस्ट में है कि नहीं, वो कैसे आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, गुड। तो यूनियन लिस्ट में रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो शिक्षा अधिष्ठान बिल आ रहा है, जिसमें फंडामेंटली वो तीन चीजें कर रहे हैं: यूजीसी, एआईसीटीई और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इन तीनों को रिप्लेस कर रहे हैं इस बॉडी से, फंडामेंटली यही कर रहे हैं। और इस बॉडी के पास कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी, और इस बॉडी के अंदर दो सब बॉडीज होंगी, एक रेगुलेटिंग कमेटी होगी और एक अक्रेडिटेशन कमेटी होगी। अक्रेडिटेशन मतलब जो हम नैक वाला अक्रेडिटेशन नहीं करते थे, A+, ए, उस तरह से। तो इसको मैं एजुकेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा वैसे, बट ये कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कॉन्करेंट लिस्ट में भी एजुकेशन है, राइट? तो अब जब कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। ये तो क्लियर कट है कि ये पावर यूनियन लिस्ट में है, लेकिन जब हम एजुकेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दिख रहे हैं तो इसका मतलब, अगर मैं राइट टू एजुकेशन समझूं, राइट टू एजुकेशन पे एक यूनियन लॉ भी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वो कुछ चीजें कहता है और साथ साथ में स्टेट की अपनी अपनी राइट टू एजुकेशन एक्ट्स हैं, है ना? तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन दोनों के बीच में किसी तरह की फ्रिक्शन ना हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम रिपग्नेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, यहां पे हम अलग अलग लिस्ट को देख रहे थे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे थे। तो रिपग्नेंसी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट को कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में। ठीक है, और रिपग्नेंसी हमें आर्टिकल 254 में देखने को मिलती है। एक बार मैं आपके सामने आर्टिकल 254 लगा रहा हूं, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 254 का टाइटल है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। कि इनके बीच में अगर किसी तरह का ओवरलैप, कॉन्ट्रडिक्शन, गैप, फ्रिक्शन, अगर ऐसा कुछ भी है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, रिपग्नेंसी हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये कहानी असल में है क्या। ठीक है, इफ एनी प्रोविजन ऑफ अ लॉ made by the legislature of the state is repugnant to any provision of a law made by the parliament, which the parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list.
Then, subject to provisions of clause 2, the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by such legislature, or as the case may be, the existing law shall prevail and the law made by the legislature of the state to the extent of the repugnancy be void. अब ये रिपग्नेंट होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी। ये एक सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है, तो एक तरह से यहां से भी हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर्स आती है, राइट? इसलिए आपको याद होगा जब हम जुडिशियल रिव्यू के सोर्सेज कर रहे थे तब मैंने आपको ये सारे आर्टिकल्स बताए थे, करेक्ट? ठीक है ना। Where a law made by the legislature of the state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by the parliament or an existing law with respect to the matter, then the law made by the legislature of the state, if it has been reserved for the consideration of the president, has received his assent, prevail in that case. तो एक तरह से आर्टिकल 254 का जो क्लॉज 2 है वो एक तरह से उसका एक एक्सेप्शन बता रहा है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और वो यूनियन लिस्ट से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, और अगर उसे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व कर रखा है और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको असेंट करते हैं तो वो चल जाएगा। भाई 254 क्लॉज 1 क्या कहता है कि यूनियन लॉ ओवर स्टेट लॉ व्हेन इट कम्स टू कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन अगर वही स्टेट लॉ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करा हो और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया हो, then that state law can be over union law। यही कहने का मतलब है, yes or no? तो 254 क्लॉज 2 एक तरह से एक्सेप्शन हो गया। अब इसका मतलब कौन सा यूनिटरी? उसी के लिए एक प्रोवाइजियो दे रखा है, प्रोवाइडेड that nothing in this clause shall prevent the parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law amending, varying, or repealing the law so made by the legislature of the state। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी होगा अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। आप अगर एक नया यूनियन लॉ बना दो जो ये स्टेट लॉ के प्रोविजंस ओवरराइड कर दे तो फिर ये वाला एक्सेप्शन भी खत्म हो जाएगा। यही कहने का मतलब हुआ, राइट? अब इसको ध्यान से समझते हैं और इसको डिटेल में सीखते हैं कि ये कंडीशंस हैं कैसी, ठीक है? तो जो हमारा आर्टिकल 254 क्लॉज 1 है वो बेसिकली हमको एक रूल देता है कि यूनियन और स्टेट लॉ के बीच में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट की वजह से यूनियन और स्टेट लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूनियन लॉ विल प्रिवेल। वो जो यूनियन लॉ है वो स्टेट लॉ से पहले भी बन सकता है, वो स्टेट लॉ से बाहर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल इज जब भी कोई लेजिस्लेशन है जो उसी सेम ग्राउंड को कवर कर रहा है, चाहे वो सेंटर और स्टेट दोनों का हो, तो उस टाइम पे सेंट्रल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर स्टेट लॉ। प्रिंसिपल इतना है।
तो जो ये शब्द है रिपग्नेंसी, इस रिपग्नेंसी के शब्द का मतलब क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो रिपग्नेंसी के शब्द का ये है, सीधी सिंपल बात, when there are two pieces of law, generally speaking, उन दोनों, बहुत ध्यान से देखना, लॉ 1 है और लॉ 2 है, अगर आप इन दोनों को अप्लाई करोगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। मतलब लॉ 1 कह रहा है एक्स, लॉ वाई कह रहा है वाई, लॉ 1 कह रहा है एक्स, लॉ 2 कह रहा है वाई, दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में है। लॉ 1 यूनियन लिस्ट का है, यूनियन ने बनाया है, और लॉ 2 स्टेट ने बनाया है। ठीक है, तो जब भी यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून कॉन्करेंट लिस्ट पे के अंडर अप्लाई किए जाएंगे तो उससे अलग अलग रिजल्ट आएगा, रिपग्नेंसी तभी होती है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, गुड। और यहां जो एग्जिस्टिंग लॉ लिखा है, एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब ये भी हो सकता है लॉज दैट आर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा सीपीसीएस 1908 का है, बीएनएस के पहले हमारा आईपीसी 1860 का चल रहा था। यह हमने लीगल हिस्ट्री में सीखा था कि अडेप्टेशन ऑर्डर्स के थ्रू हमने इन लॉस को आज इंडिया में अप्लाई किया हुआ है, करेक्ट? ठीक है। ये देखना, फॉर एग्जाम्पल कॉन्करेंट लिस्ट में, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, लेट्स से कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है, यूनियन ने बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट और लेटर से उत्तर प्रदेश राइट टू एजुकेशन एक्ट। इन दोनों के प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इन दोनों के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो प्रोविजंस अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तभी रिपग्नेंसी है। अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट और यूपी राइट टू एजुकेशन एक्ट सेम ही बात कह रहे हैं, उनकी प्रोविजन सिमिलर है, तो रिपग्नेंसी नहीं होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? गुड, एक्सीलेंट। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखना, आर्टिकल 254 क्लॉज 1 के पहले 6-7 शब्दों को देखो। अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, यहां लिखा है ना, ये दिख रहा है, a law made by the parliament which the parliament is competent to enact, right? ये दिख रहा है, if any law made by the legislature of the state is repugnant to any provision of a law made by the parliament which the parliament is competent to enact. इसका मतलब यूनियन लिस्ट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मली यूनियन लिस्ट के अंडर बनाए हुए लॉ और स्टेट लिस्ट के बनाए हुए लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सीधा सीधा स्टेट लिस्ट में अंडर लॉ बनाया है वो रिपग्नेंट हो जाएगा। यस और नो? करेक्ट, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है। यस और नो? फिर तो कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि यहां हम यूनियन लिस्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मली देखेंगे तो यूनियन लिस्ट में अगर न्यूक्लियर एनर्जी है
और मध्य प्रदेश न्यूक्लियर एनर्जी पे कोई लॉ बनाती है, तो वो तो लॉ ऑटोमेटिकली कैंसिल होना चाहिए. यस, इट वुड बी अल्ट्रा वाइज अंडर आर्टिकल 246, जिसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का डिवीजन है. गुड. तो इसका मतलब रिपग्नेंसी तभी होती है जब सब्जेक्ट मैटर सेम होता है. वेरी गुड. अब प्रॉब्लम कहां है? हमने परसों की क्लास में सीखा था कि हमारे जो शेड्यूल 7 है उसमें सब्जेक्ट मैटर्स का वाटर टाइट डिवीजन नहीं है. कई बार बहुत सारी चीजें ओवरलैप होती हैं, तो इसलिए रिपग्नेंसी के चांसेस हमें बहुत ज्यादा जगहों पे दिखते हैं. ठीक है, क्लियर? तो टेक्निकली होना तो ये सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट पे चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ये आर्टिकल्स देखो, ये हमको और भी चीजों की परमिशन दे रहे हैं. यस और नो? ये और भी एरियाज की परमिशन दे रहा है. देखो, if any law made by the legislature is repugnant to any provision made by the parliament in which the parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to the matters enumerated in the union list. तो इसका मतलब यहां कुछ और मतलब भी हो सकता है. अब सीधा सीधा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. प्रॉब्लम यह है कि वाटर टाइट डिवीजन नहीं है. तो इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्टली ये बाकी लिस्ट तक भी जा सकता है. राइट? गुड. तो इसी चीज को गुजरात यूनिवर्सिटी, यस, वेरी गुड आदित्य, वर्सेस कृष्णा के केस में कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि अ रिपग्नेंसी कैन ऑल्सो अराइज इन मैटर्स अदर देन द कॉन्करेंट लिस्ट. Repugnancy can arise outside the concurrent list. सही बात है कि नहीं? यस. पक्का? तो इसको सॉल्व कैसे करें? इसको कैसे सॉल्व करें? और इसका सॉल्यूशन आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. कॉन्करेंट लिस्ट की रिपग्नेंसी तो क्लियर है कि कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है एक्स, उस पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसने स्टेट ने लॉ बनाया. पार्लियामेंट के लॉ या उनके प्रोविजंस विल बी ओवरराइडिंग स्टेट. ये तो बहुत क्लियर है आर्टिकल 254 की रिपग्नेंसी. एक्सीलेंट तनिष्क. आप इसे पिथ एंड सब्सटेंस से सॉल्व करेंगे. कि उस लॉ का कोर इसेंशियल क्या है. अगर वो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है और उसका कोर इसेंशियल यूनियन लिस्ट में है और वो थोड़ा बहुत स्टेट लिस्ट तक जा भी रहा है, तो कोई बात नहीं. यही मतलब हुआ. यस, वेरी गुड. दैट इज वाई यहां पे हम इसको यूनियन लिस्ट नहीं मानते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरा आर्टिकल 254 इलॉजिकल हो जाता. अब 254 का सेकंड क्लॉज देखो, बेसिकली एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन का मतलब यह है कि आप अगर
रिपग्नेंसी क्योर करना चाहते हैं कि देखो अब क्या करे, हो गया, लॉ बन गया, प्रेसिडेंशियल असेंट की बात है, ठीक है। तो आर्टिकल 254 क्लॉज 2 is basically an exception to the repugnancy rule for concurrent lists. बेसिकली क्या कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, और उस स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया, क्योंकि गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया था, तो उसकी वजह से वो स्टेट लेजिस्लेचर वाला लॉ विल बी ग्रेटर और वुड बी सुपीरियर टू द पार्लियामेंट्री लॉ। ये कहने का मतलब है, इसका मतलब गवर्नर जब जब चाहे प्रेसिडेंट के पास वो भेज दे और इस तरह से आप रिपग्नेंसी को रिवर्स कर दो। तो इससे हमारा जो सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स वाला मामला है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए ये कहा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि कल को पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और इस स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के प्रोविजंस को ओवरराइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस 100%? ठीक, आगे बढ़ते। अब ये रिपग्नेंसी में कुछ तो कंडीशंस होने चाहिए। एक 1995 का केस है, जीसी कनुंगो वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1995, ठीक है। उसमें 3 कंडीशंस दे रखी है, अगर ये ऐसी बात है तो। कंडीशन नंबर 1, कोई यूनियन लॉ अगर आप ये करना चाहते हो तो कोई यूनियन लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए। There must be some union law which already exists. उस यूनियन लॉ के एग्जिस्ट होने के बाद then the state legislature enacts a law, ठीक है। And this is with respect to the concurrent list. And then उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिसीव किया और प्रेसिडेंट ने उनका असेंट दे दिया, ठीक है। ये कहने का मतलब जो 254 क्लॉज 2 का प्रोविजियो है बेसिकली ये कहता है कि पार्लियामेंट फिर से स्टेट लेजिस्लेशन को ओवरराइड कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है बाय मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। इसका मतलब उसी सेम चीज पर, उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर, उसी इशू पर अगर पार्लियामेंट दोबारा लॉ बना दे तो वो रिपग्नेंसी ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। जो ये एक्सेप्शन है रिपग्नेंसी का वो रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैटर होना चाहिए। आर वी क्लियर ऑन दिस? गुड। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा लॉ तो नहीं जाएगा, जो जो पार्ट्स रिपग्नेंट हैं वो पार्ट्स इनऑपरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, द स्टेट लॉ कैन बी अमेंडेड or repealed by the parliament by enacting a parliamentary law which is with respect to the same matter। यही हुआ ना?
A state law under a concurrent list can be amended or repealed by a parliamentary law, either directly by it or by enacting a law repugnant to it, but it has to be with respect to the same matter. Are we clear on this? Yes or no? पक्का? Good. एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल है जावेरी भाई का. ठीक, इट इज क्लियर? यस रवि. जावेरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस है. ठीक है, ये आपने कोविड के टाइम पे इसके बारे में जरूर सुना था. आर्टिकल 254 क्लॉज 2 जो रिपग्नेंसी का एक्सेप्शन है, ये उससे रिलेटेड है. पार्लियामेंट ने एक इसेंशियल सप्लाईज एक्ट पार्लियामेंट ने एक इसेंशियल सप्लाईज एक्ट बनाई. ठीक है, यस, जिसमें कुछ पेनल्टीज दे दी गई कि आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है. बॉम्बे लेजिस्लेचर ने एक और एक्ट बनाया जिसमें 7 साल तक की जेल रखी. बॉम्बे लेजिस्लेचर ने जब ये लॉ बनाया, ये 1954 की बात हो रही है. अब ध्यान से सुनना, ये एक्ट इंडिपेंडेंस के पहले का है. तो बॉम्बे के बनाए हुए लॉ को गवर्नर जनरल का असेंट मिला, वाइसरॉय, बिकेम ऑपरेटिव. बॉम्बे एक्ट इंप्लीमेंट होने लग गया. जो सेंट्रल इसेंशियल सप्लाईज एक्ट था उसमें अमेंडमेंट्स हो गए और पनिशमेंट्स में चेंजेस आ गए. तो कॉन्फ्लिक्ट लगा, सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट का इसेंशियल सप्लाईज एक्ट और बॉम्बे का जो ये एक्ट था, ये इफेक्टिवली सेम फील्ड में है. और जब बॉम्बे के एक्ट के बाद पार्लियामेंट ने अपने लॉ में अमेंड किया, तो एक तरह से उन्होंने इस रिपग्नेंसी को क्योर कर दिया. क्लियर ऑन दिस? क्या ये पार्लियामेंट कर सकती थी? क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर था? बिल्कुल था. आर वी क्लियर ऑन दिस? समझ आया? अब ओवरऑल रिपग्नेंसी के कुछ टेस्ट्स हैं. 2 केसेस में ये हमको टेस्ट देखने को मिलते हैं. पहला केस का नाम है दीपचांद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959. और दूसरा केस है, ये नाम बहुत सुना सुना आपको लग रहा होगा, करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979. ठीक है, गुड. तो अब इन दोनों केसेस को ध्यान से समझते हैं कि कहानी क्या है और कहानी क्या नहीं है, एंड देन वी कैन मूव टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. ठीक है, तो दीपचंद का केस एक्चुअली था क्या? उत्तर प्रदेश ने एक यूपी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक्ट ये उन्होंने बनाई, जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे थे टू फ्रेम स्कीम्स फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट. कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी बसेस चलेंगी
वो सब सरकारी ही हो। अब हमारे पास एक सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट था 1939 का। उसमें तो नेशनलाइजेशन ऑफ मोटर सर्विसेज के बारे में किसी ने बात नहीं करी। बाद में चल के पार्लियामेंट ने फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ मोटर व्हीकल्स एक्ट को अमेंड किया, एक नया चैप्टर ऐड किया, कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहते हैं तो नेशनलाइजेशन ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट अपने स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब यूपी वालों को दिक्कत क्या आ गई कि भाई हमने तो अपने हिसाब से करना है, आप कौन होते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, चाहे वो यूपी मोटर व्हीकल्स एक्ट हो या वो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट हो, है तो सेम सब्जेक्ट मैटर पे, राइट, है तो सेम सब्जेक्ट मैटर पे। सो जहां तक एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी है वहां पे कुछ ना कुछ तो वॉइड होगा। यस, तो जब पार्लियामेंट ने मोटर व्हीकल्स एक्ट में नया चैप्टर ऐड किया, उस चैप्टर के ऐड करने तक जो भी पहले स्कीम्स बन चुकी थी, जो भी पहले यूपी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम बनाया होगा, उससे हमें दोबारा रीओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो यूपी एक्ट के अंडर जो लॉ बनाओगे वो यूपी के हिसाब से चलने दो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ चलाना चाहेगा, जो सेंट्रल के पैरामीटर्स होंगे वो चलते रहेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये है कि ओनली द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी इज इनवैलिड, नॉट द होल लॉ। आर वी ओके? ये समझ आई बात? ये क्लियर है? ये केस लॉ समझ आया? ठीक है, गुड गुड। तो इसकी वजह से कुछ बेसिक टेस्ट दे दिए गए, जैसे अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो, मतलब एक लॉ कहता है करो, दूसरा लॉ कहता है मत करो, स्टेट और यूनियन लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो देयर इज एन एक्चुअल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द टू स्टैट्यूट्स। दीपचांद के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। आप दीपचांद का केस समझ रहे हैं ना? यूपी ने मोटर व्हीकल्स एक्ट अपना खुद का बनाया, जिसमें वो मोटर व्हीकल्स को नेशनलाइज करना चाह रहा था। पार्लियामेंट के पास पहले से वो लॉ था, लेकिन उस लॉ में नेशनलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था। मोटर व्हीकल्स कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। फिर पार्लियामेंट ने अपना जो नेशनल मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाया और नेशनलाइजेशन के प्रोविजंस ऐड करे, कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं। क्या ये दोनों बातें अलग हैं? नहीं, लेकिन जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट नेशनलाइज करने की बात कर रही है और जिस तरह से नेशनल गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन के डायरेक्शंस दे रहा है, उसमें फर्क आ सकता है। यस और नो? करेक्ट। तो यही रिपग्नेंसी समझने के लिए है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत क्लियर है। एक ने अगर फॉर एग्जांपल एक कहता करो, एक कहता मत करो, अगर पार्लियामेंट लॉ बना के कहता नेशनलाइज कर ही नहीं सकते आप, तो सीधी सीधी कहानी थी। लेकिन यहां दोनों चीजें एक ही बात कह रही है। तो नेशनलाइजेशन कैसे होगा? वो यूनियन लॉ के हिसाब से होगा।
बाकी आपको जो करना है आप करते रहो, जो आप कर चुके हो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा इश्यू होता है ऑफ एन ऑक्यूपाइड फील्ड। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रिपग्नेंसी इसलिए है क्योंकि वो सेम फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है लॉ के टर्म्स को देख के, प्रोविजंस को देख के, नेचर को देख के, सब्जेक्ट मैटर को देख के, और एक सेंट्रल लॉ है, तो अगर हम सेंट्रल लॉ के नेचर को समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इट इज ए कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ लॉ, तो फिर आप उस सेंट्रल लॉ को ही इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर ऑन दिस? यस और नो? ठीक है। तीसरा, इंटेंडेड ऑक्यूपेशन। पार्लियामेंट की इंटेंशन थी कि एक सब्जेक्ट मैटर पे एक बहुत एग्जॉस्टिव सा कोड देने की, जिसकी वजह से पूरा स्टेट एक्ट रिप्लेस होना चाहिए, या वो लॉ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ के साथ जो पूरे फील्ड को कवर करता है वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन स्टेट लॉ तभी इनऑपरेटिव होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात समझ में आई? सिंपल एग्जांपल, ये वक्फ का इशू चल रहा है। वक्फ इज अ रिलीजियस एंडाउमेंट। रिलीजियस एंडाउमेंट्स कॉन्करेंट लिस्ट में है। हर कोई स्टेट अपने हिसाब से रिलीजियस एंडाउमेंट्स के लॉ बनाता है। पार्लियामेंट एक ऑल इंडिया रिलीजियस एंडाउमेंट लॉ बनाती है, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो हिंदू एंडाउमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो। क्या वो पार्लियामेंट कर सकती है? यस और नो? बिल्कुल। सिमिलरली स्टेट्स अपने लेवल पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकती है। उत्तराखंड ने बनाया, अगर पार्लियामेंट ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, जरूरी नहीं है पार्लियामेंट की यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड की सिविल कोड में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एग्जॉस्टिव लॉ बनाया, बात खत्म, हम बना सकते हैं। अब क्लियर है? यस। आदित्य, लेबर कोड्स को तो वैसे ही हमने सेंट्रल लॉज ही थे जिनको कंसोलिडेट किया। आर वी क्लियर कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना भी जरूरी नहीं है? ठीक है, गुड। सेकेंड पॉइंट बेटा ये कहता है कि कोई डायरेक्ट अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि वो बस रिपग्नेंसी इसलिए क्योंकि वो सेम फील्ड में होने दो। आप अगर सेंट्रल लॉ को पढ़ते हो, उसको पढ़ के समझ में आता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर चीज के बारे में है और उसको लेके वो सारी चीजें डील कर रहा है, उसको लेके वो कुछ प्रोविजन बना रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर उसी सब्जेक्ट मैटर पे अगर कोई लॉ बनाता है तो आप सेंट्रल लॉ को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? यस और नो? आप जावेरी भाई में ये नहीं कह सकते कि सेंटर ने कहा 7 साल, हमने कहा 3 साल, दोनों लगा लेते हैं। यू कैन नॉट हैव टू डिफरेंट लॉज विद टू डिफरेंट पनिशमेंट्स ऑन द सेम थिंग। अब क्लियर हुआ? तो रिपग्नेंसी दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन में देखा जाए तो 1970 में बिहार का एक केस था, बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर के पीक टाइम पे, बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट पास किया 1957 में।
माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट पास किया 1957। कैसे पास किया? क्योंकि यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 54 पार्लियामेंट को यह मौका देती है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके। कि यूनियन जितना भी माइंस और मिनरल डेवलपमेंट है वो उसका पूरा रेगुलेशन एक साथ करेगा। ठीक है, गुड। ठीक 7 साल में, आई थिंक 1964 में, बिहार ने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया। मतलब बेसिकली दे वर अमेंडिंग अ बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ बिफोर। पहले 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बना, उसका अमेंडमेंट हुआ 1964 में। तो 1964 में जब बिहार ने अपना लैंड रिफॉर्म एक्ट अमेंड किया, उससे स्टेट्स को ये पावर मिल गई कि जो भी लैंड ओनर्स के पास सरप्लस लैंड है वो स्टेट अक्वायर कर लेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर उस सरप्लस लैंड में माइंस और मिनरल्स है तो वो लैंड स्टेट अक्वायर नहीं कर सकती। रिपग्नेंसी का मतलब समझ में आया? कि 1950s में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि भाई हम माइंस एंड मिनरल्स पूरे देश भर में रेगुलेट करेंगे। 1960s में बिहार ने लैंड रिफॉर्म बनाया कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा लैंड है तो वो हम रख लेंगे। कोर्ट ने कहा वो तभी रख पाओगे अगर उसमें माइंस एंड मिनरल्स नहीं है। अगर माइंस एंड मिनरल्स हैं तो स्टेट उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, गुड। अब करुणा नदी का नाम सुना है कहीं उड़ते उड़ते? यस। तो करुणा नदी साहब तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनपे ये इल्जाम था कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज किया और इसके लिए मतलब ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल करके स्टालिन फादर, यस यस, तो उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल किया और एक इंडियन पीनल कोड और उस टाइम की प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ। ठीक है, कि भाई आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन मिसयूज करी। तमिलनाडु में एक लोकल करप्शन लॉ हुआ करता था। लॉ का नाम था पब्लिक मेन क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट एक्ट। पब्लिक मेन क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट एक्ट को पास किया गया प्रेसिडेंट से असेंट लेने के बाद में फिर उसको रिपील कर दिया गया। तो सवाल ये उठा कि करुणानिधि साहब पे जो भी एक्शन लेना है क्या वो आईपीसी सेंट्रल लॉज के अंदर लेना है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लेना है या स्टेट लॉ में लेना है। ठीक है, करुणानिधि साहब का कहना था कि माना कि पब्लिक मेन क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट तमिलनाडु वाला एक्ट वो रिपील हो गया है। ठीक है, it is still repugnant to central acts because of article 254 clause 2। ठीक है, प्रेसिडेंट का सेंट मिला। The central act provisions would stand repealed अगर स्टेट एक्ट पास हो गई तो। 254 क्लॉज 2 यही कहता है, यस और नो? तो दिस कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर प्रोसिक्यूटिंग unless they are reenacted after the state repeal act। तो सवाल ये था कि क्या इसके बीच में रिकॉग्निजेंसी है या नहीं। कोर्ट ने कहा
कि जो ये स्टेट एक्ट है पब्लिक मैन क्रिमिनल मिसकंडक्ट का, ये रिपग्नेंट नहीं है टू सेंट्रल लॉ। माना कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और स्टेट लॉ में मोर और लेस सेम, लेकिन स्टेट ने जो लॉ बनाया उसमें अलग अलग ऑफेंसेस विद अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग पनिशमेंट्स डाले, तो कोई डायरेक्ट कोलिजन नहीं हो रहा था। तो आपके स्टेट लॉ बनाने से आईपीसी के वो वाले प्रोविजंस तमिलनाडु में नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इनफैक्ट द स्टेट एक्ट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट, वो सेंट्रल एक्ट को और डायरेक्शन दे रहा था। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? समझ आया? समझ आया कि नहीं? बेसिकली करुणानिधि साहब ने क्या किया, आईपीसी था जिसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट था, तमिलनाडु में उन्होंने एक स्टेट लॉ बनाया, उस स्टेट लॉ से प्रेसिडेंट को असेंट कराया, तो कहा कि भाई अब तो ये स्टेट लॉ आईपीसी से बड़ा हो गया, और स्टेट लॉ को रिपील कर दिया। ठीक है, आर वी ओके विद दिस? तो सुप्रीम कोर्ट बोला इधर इधर इधर, आप क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट इधर भी है इधर भी है, मोरलेस डेफिनेशन सेम है, लेकिन यहां आपने कुछ और एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें डाली है, तो करने दो। आर वी ओके विद दिस? ठीक, डन। तो टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी क्या है, इसमें उन्होंने कोर्ट ने कुछ कुछ और बताया। जहां यूनियन और स्टेट के बीच के जो फासले हैं वो मिटाई नहीं जा सकते, वो एक साथ एक फील्ड में ऑपरेट नहीं हो सकते, तो रिपग्नेंसी है। इसका मतलब नो रिकंसिलिएशन पॉसिबल। दूसरा, जब तक दोनों लॉज के बीच में क्लियर कट इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी, आप इंप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक को हमने रिपील कर दिया। Because there was no repugnancy, no, that is why the court said there is no repugnancy, because the ingredients of the offense are two very different things. That is why. तीसरा, अगर एक फील्ड में दोनों लॉज हैं और बोथ कैन ऑपरेट विदाउट कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, सो ट्राई टू कोएग्जिस्ट। शिवांशी समझ आया? अंडरस्टूड? It's like saying, for example, there was a case, National Engineering Industries Limited, where Rajasthan made the Rajasthan Shops and Commercial Establishment Act. This was not considered repugnant. In fact, it was considered supplementary to the Industrial Disputes Act. ठीक है? अविनाश, इसका मतलब यह है कि जब तक बहुत क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ना हो बेसिकली, तब तक आप एक लॉ को काटो दूसरे लॉ को बढ़ाओ, ऐसा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप अगर आर्टिकल 254 अप्लाई करना चाहते हो, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, जो स्टेट और यूनियन लॉ के प्रोविजंस हैं
वो दोनों किसी ना किसी कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर के होने चाहिए, और दूसरा वो रिपग्नेंट होने चाहिए। अगर वो रिपग्नेंट है या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेंगे। रिपग्नेंट नहीं है तो दोनों चल रहे। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड, गुड। तो ये है रिपग्नेंसी। डन। अब हमें पढ़ना है कि कैसे देर इज ए प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लॉ। इतना कुछ पढ़ लिया हमने। नाउ वी हैव टू स्टडी कैसे हमें यूनियन का एक सुपरविजन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लॉ and parallelly limitations of state legislatures। ठीक है, ठक 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 एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, अगर तीनों लिस्ट में कहीं पे भी ओवरलैप है तो डोमिनेंस किसको दी जाएगी? यूनियन। यस और नो? इन केस ऑफ एन ओवरलैप बिटवीन थ्री लिस्ट्स regarding a matter, predominance is always given to the union. Yes or no? Even state list entries have to be interpreted according to union and concurrent list। 246 में क्लियरली लिखा है। ठीक है, दूसरा, कॉन्करेंट लिस्ट की दुनिया में अगर कोई रिपग्नेंसी या इनकंसिस्टेंसी है तो भाई आर्टिकल 254 फेवर ऑफ द यूनियन। यस। तीसरा, यूनियन लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव। इनफैक्ट सब्जेक्ट्स जो जनरली स्टेट्स के पास होने चाहिए, जैसे इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, इलेक्शन, ऑडिट, इंटरस्टेट ट्रेड, रिवर्स, ये सब कुछ मोस्टली यूनियन लिस्ट में लिखे हैं। देन अभी हमने आज पढ़ा आर्टिकल 248, रेसिडरी पावर्स आर आल्सो इन फेवर ऑफ द सेंटर। करेक्ट। इन चीजों में तो बहुत क्लियर है कि यूनियन ओवर एवरीथिंग एल्स। इन चीजों में तो बहुत क्लियर है यूनियन ओवर एवरीथिंग एल्स। अब अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस यूनियन स्टेट लिस्ट को भी ओवरराइड कर देगा। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है ना? कैसे? पहले, आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंटर वोटिंग से, स्पेशल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी 1,
अगर ये डिक्लेयर कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की जरूरत है, तो पार्लियामेंट को राज्यसभा ने ऑथराइज किया है कि आप स्टेट लिस्ट पर देश भर के लिए या देश के किसी भी टेरिटरी के लिए लॉ बना दो। आर वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक समझ आया? पक्का? ठीक है, गुड। ये कब तक कर सकते हैं? जब तक वो राज्यसभा का रेसोल्यूशन इन फोर्स है और उसका मैक्सिमम वैलिडिटी 1 साल का है, और आप उसे 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हो। तो सीधी बात यह है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करके खुद को और लोकसभा को यह पावर दे सकती है कि वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना ले। ये पावर उनके पास 1 साल तक रहेगी और उससे आप 1 साल और के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। ये क्लियर है? पक्का? गुड। दूसरा, आर्टिकल 250, अगर इमरजेंसी लगी हुई है, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो पार्लियामेंट को यह पावर दी जा सकती है कि वो पूरे देश भर के लिए स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना दे। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन ऑल द 3 लिस्ट्स। जब इमरजेंसी में हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तब। आर वी ओके? आर वी फाइन विद दिस? अब समझ में आया कि ये मैंने पार्लियामेंट में क्यों नहीं पढ़ा है और क्यों यहां पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहीं से इमरजेंसी निकलेगी। इट इज अ चेंज ऑफ रिलेशंस। गुड। 249 और 250 में कहीं नहीं लिखा कि अगर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर लॉ बना रहा है तो स्टेट उस स्टेट लिस्ट पर लॉ नहीं बना सकती। लेकिन रिपग्नेंसी का प्रिंसिपल आएगा। जब सेंट्रल लॉ बन ही गया है तो आप सेम चीज पर लॉ तो बना ही नहीं सकते। करेक्ट? गुड। ये आपको वैसे आर्टिकल 251 में ये बात लिखी हुई मिलती है that nothing in 249 and 250 will restrict the power of the state legislature to make a law which it has the powers under the constitution to make. But अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन रिपग्नेंट हुआ to any law made by the parliament and 249 और 250 में पार्लियामेंट ने वो लॉ बना दिया है, then the parliamentary law will always be over and above state law, even if it is on state list, if it has been enacted under 249 and 250. Yes. तीसरा, बिल्कुल, आर्टिकल 252, अगर दो से ज्यादा, 2 और मोर स्टेट लेजिस्लेचर्स चाहें तो वो आपसी सहमति से, कंसेंट से पार्लियामेंट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक काम करो, हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए आप हमारे लिस्ट पे लॉ बना दो। ठीक है? उसके लिए रेजोल्यूशन पास होने हैं उन स्टेट्स में। रेजोल्यूशन अगर उन स्टेट्स में पास हो गए तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। 2 or more states can request
द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर। और ऐसा कोई भी पार्लियामेंट ने अगर लॉ बना दिया, इट विल बी एप्लीकेबल टू एनी, टू द टू स्टेट्स। और अगर कोई और स्टेट भी इस लॉ को अडॉप्ट करना चाहे तो रेजोल्यूशन से अडॉप्ट कर सकती है। और उस लॉ को चेंज करने की, अमेंड करने की, रिपील करने की पावर भी पार्लियामेंट के पास हो गई, किसी स्टेट के पास नहीं। ठीक है। आर्टिकल 253, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रीटी इंप्लीमेंट करना चाहते हो और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा स्टेट लिस्ट का मामला लगेगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। द पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट एन इंटरनेशनल ट्रीटी कैन डायरेक्टली मेक अ लॉ इवन इफ इट इज इंक्रोचिंग ऑन स्टेट लिस्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? under article 200 and sorry under article 356, state emergency, failure of constitutional machinery, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर की सारी पावर्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेट में अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, मेरा राज है और मैं तो लॉ बना नहीं सकता, तो आप लॉ बनाएंगे स्टेट के लिए और उसको हम लागू करेंगे। आर वी ओके विद दिस? ठीक है, गुड। ये जो भी सेंटर स्टेट यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट का जो भी चोचले हैं, ये यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई नहीं होंगे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 246 में। इन यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज। करेक्ट? अंडरस्टूड? गुड। And Article 247, underrated but very important. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक एडिशनल कोर्ट्स for the better administration of laws by the parliament or any of the existing laws with respect to anything in the union list. ये एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है। स्टेट ऐसे एडिशनल कोर्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है? आर वी ओके विद दिस? यस और नो? यस और नो? यस। एंड देन some bills cannot be moved in the state legislature without the previous sanction of the president. बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के some bills cannot be moved in the state legislature. Examples दे रहा हूं। President prior sanction for state bills. ठीक है? And some bills require, अब some state bills require presidential assent, ये तो पढ़ा था हमने। ये भी तो यूनियन स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स है। अगर कुछ बिल पे प्रेसिडेंट का असेंट ही लगना है, वो स्टेट बिल है, तो वो एक यूनियन स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट है कि नहीं है? ठीक है, गुड। एक एग्जांपल से समझते हैं। आर्टिकल 304 क्लॉज बी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स
इंटरकोर्स विद इन द स्टेट। पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड्स पे स्टेट लेजिस्लेचर फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ऐसा लॉ स्टेट लेजिस्लेचर में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट का उस पे क्लियर कट परमिशन ना हो। समझ आ रहा है? क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स इंटरस्टेट होता है, तो अगर स्टेट लॉ ने पब्लिक इंटरेस्ट में कहा कि ये यहां नहीं हो सकता, ये लॉ नहीं, यहां पे ये नहीं बिकेगा, यहां पे ये नहीं होगा, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो स्टेट बिल लेजिस्लेचर तक नहीं जा सकता। ठीक है? अब कुछ बिल्स में प्रेसिडेंट का असेंट कंपलसरी होता है, जैसे अ बिल दैट चेंजेस द jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। सिमिलरली एक और प्रोविजन है, आर्टिकल 288 क्लॉज 2। ये स्टेट को परमिशन देता है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी आर्टिकल 200 ये तो हम कवर कर चुके हैं आदित्य, तो पुरानी बात है। स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे टैक्स करने की परमिशन मिलती है आर्टिकल 288 से। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जिसको स्टोर किया हो, जनरेट किया हो, कंज्यूम किया हो, डिस्ट्रीब्यूट किया हो, बेचा हो, ठीक है, बाय एन अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है? बाय एन अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। आदित्य वो नेशनल हाईवे के आसपास था, है ना, और उसके एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन में था। ऐसा आर्टिकल 288 में पार्लियामेंट की बनाई हुई कोई भी अथॉरिटी जिससे आप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी से डील करते हो, उस पर अगर आपको टैक्स करना है तो स्टेट टैक्स कर सकती है, लेकिन तभी वो वैलिड होगा अगर उसे आप स्टेट ने वो बिल पास कर दिया। ऐसे एग्जांपल समझो, बीएसीएस सुना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। अब ये पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी है, नेशनल बॉडी है, ठीक है। आप यूपी में इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स करना चाहते हो 2%, यूपी लेजिस्लेचर इसको पास करेगी, पास करने के बाद कंपल्सरीली प्रेसिडेंट के असेंट तक के लिए भेजना है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो नेशनल बॉडी। इनकी बनाई हुई बिजली पे आप टैक्स कर रहे हो, तो हम भी तो देखेंगे कि क्यों कर रहे हो, करना चाहिए कि नहीं, पैसा क्या करोगे टैक्स का, इस तरह से। अब समझ आया? अब क्लियर है? इससे समझ में आता है कि हम कैसे स्ट्रांग हैं एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है? अब लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्लियर हुए, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, यूनियन डोमिनेंस क्या होता है, क्लियर? मेंस में आता है ना, हाउ इज द सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट्स। यहां के 9 पॉइंट्स डॉक्ट्रिन्स हमने करे थे, रेसिडरी पावर्स, रिपग्नेंसी, ऐसे। ठीक है? गुड, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। डन। नहीं, I want to finish this. Just give me a day or more. I have to discuss governance and social justice also with you.
उसको भी प्लान करेंगे, ठीक है। बस एक दो दिन की बात है बेटा, एक दो दिन की बात है, देन विल डिस्कस। ओके, मैं देख लेता हूं। थैंक यू। बिफोर फर्स्ट, सो आदित्य, द प्लान इज दिस। 2 मिनट ले लूं, आई जस्ट डिस्कस दिस विद यू। So the idea is how the means is changing is that it is interlinking some related concepts, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये खत्म करेंगे। आई विल टेक वन लेक्चर कंप्लीटली ऑन एंटी करप्शन। तो एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लोकपाल, सीवीसी, सीबीआई, सीएजी, ये जितना भी आरटीआई, सीआईसी, ये पूरा इकोसिस्टम हम 2.5-3 घंटे में साथ में लेके पढ़ेंगे। ये चलेगा? ये क्लियर है? वन लार्ज लेक्चर, बिकॉज इट्स ऑल कमिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। Then we will do a lecture on good governance and civil services. क्वेश्चन सिविल सर्विसेज कितना अच्छा है खराब है नहीं पूछते। द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, विल स्टडी दिस इन वन इकोसिस्टम। समझ आया? हाँ, बट वील फिनिश बिफोर द फर्स्ट, डोंट वरी। थर्ड, we will then start picking up social sectors। तो एक हमने सोशल सेक्टर उठाया, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एचआरडी। हाँ, सही तो लिखा है। ठीक है। देन वी विल पिक अप हेल्थ, women, poverty, hunger, SHG in one unit, ठीक है। Then we'll pick up vulnerabilities and remaining portions। तो बेसिकली ऐसे करके हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड टुगेदर, वी हैव टू स्टडी देम टुगेदर। ये चलेगा? ये क्लियर है? पक्का? गुड। नहीं बेटा, विल फिनिश इट बिफोर मैक्सिमम फर्स्ट, पहले खत्म ही कर दे। डन। चलो कल मिलते हैं।